महान पिरामिडों पर विचार करें जो दुनिया के मूल 7 अजूबों में से एक हैं और आज भी अस्तित्व में रहने वाले एकमात्र अजूबे हैं। क्या आप जानते हैं कि गीजा के पिरामिड ही एकमात्र पिरामिड नहीं थे और वे पहले पिरामिड भी नहीं थे? पहले काफी अच्छे पिरामिड थे लेकिन वे उतने लोकप्रिय नहीं हुए। नहीं, मैंने यह सब मनगढ़ंत कहा। कहानी पर वापस आते हैं। प्राचीन मिस्र में यह माना जाता था कि राजाओं को देवताओं द्वारा पृथ्वी पर उनके मध्यस्थों के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया था। मृत्यु के बाद के जीवन में उनसे स्वयं देवता बनने की अपेक्षा की जाती थी। पिरामिड परिसर यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि राजा के पास परलोक में वह सब कुछ हो जिसकी उन्हें आवश्यकता हो। इस परिसर में पिरामिड, एक महल और मंदिर शामिल थे। मकबरा कई चीजों से भरा था जिनकी उन्हें आवश्यकता हो सकती थी, जैसे फर्नीचर, भोजन और सोने के बर्तन। दरअसल पहला पिरामिड गीजा के पहले पिरामिड के सामने आने से 80 साल पहले बनाया गया था। कुल मिलाकर उनमें से लगभग 100 थे। हालांकि कुछ अधूरे रह गए थे क्योंकि निर्माण में समय लगा और हर फिरौन निर्माण के अंत को देखने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रहा। और अब आइए स्वयं निर्माण के बारे में बात करते हैं। गीजा के पिरामिडों में सबसे बड़ा पिरामिड 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। तो आखिर उन्होंने 5000 साल पहले इतनी विशाल संरचना बनाने का प्रबंधन कैसे किया, मशीनों और अन्य उपकरणों के आने से बहुत पहले? खैर, आइए इसका पता लगाते हैं। तो फिरौन खुफू लगभग 2575 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा और उसके वास्तुकार ने गीजा के पिरामिडों में सबसे पुराने और सबसे बड़े का निर्माण शुरू किया। उसने अनुमान लगाया कि पिरामिड बनाने के लिए 20 लाख से अधिक चूना पत्थर के ब्लॉकों का उपयोग किया जाना था, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 2.5 टन था, जो एक गैंडे के वजन के बराबर था। वास्तुकार 20 वर्षों में निर्माण पूरा करना चाहता था। इसे संभव बनाने के लिए लीप वर्ष को छोड़कर हर 4 मिनट में दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन एक पत्थर को ले जाना और उसकी जगह पर धकेलना पड़ता था। तो जाहिर है इसे संभव बनाने के लिए बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता थी। कई लोगों का मानना है कि पिरामिड के निर्माण स्थल पर गुलामों ने काम किया था, लेकिन यह सच नहीं है। परियोजना में योगदान देने के लिए पूरे मिस्र से श्रमिक आए थे। कुल मिलाकर उनमें से लगभग 25,000। मिस्र के लोग शारीरिक श्रम और औजार बनाने से लेकर प्रशासनिक कार्य तक हर तरह के काम कर रहे थे। वे सभी दिन में लगभग 10 घंटे काम करते थे। उन्हें रहने की जगह और अच्छा भोजन दिया जाता था और वे कुल मिलाकर उस समय के औसत मिस्रवासी की तुलना में अधिक आरामदायक जीवन जी रहे थे। माना जाता है कि निर्माता पास के एक अस्थायी शहर में रहते थे और एक मजबूत नेता के साथ एक अत्यधिक संगठित समुदाय थे। पिरामिडों को कंपास के बिंदुओं के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया लगता है और उनके किनारे सूर्य की किरणों का प्रतीक थे। लेकिन उस समय कोई कंपास नहीं थे। प्राचीन मिस्रवासियों ने स्वयं दिशाओं का पता लगाया और वह भी अद्भुत सटीकता के साथ। पिरामिडों को संरेखित करने के लिए उन्होंने 2 नक्षत्रों का उपयोग किया। निर्माण स्थल नील नदी के पश्चिमी तट पर व्यवस्थित किया गया था। इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी था। जैसे सूरज पश्चिम में अस्त होता है, वैसे ही जीवन भी पश्चिम में ही अस्त होता है। गीजा का दूसरा पिरामिड खुफू के बेटे फिरौन खाफरे के लिए था। यह थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें स्फिंक्स की प्रसिद्ध बिना नाक वाली मूर्ति है। बेशक मूल रूप से इसकी एक नाक थी। मैं आपको बताता कि इसके साथ क्या हुआ, लेकिन यह अभी भी एक रहस्य है और कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। स्फिंक्स का शरीर शेर का और सिर इंसान का होता है। उन्हें महत्वपूर्ण क्षेत्रों का रक्षक माना जाता था। यह प्रसिद्ध स्फिंक्स, जिसे स्फिंक्स भी कहा जाता है, इसमें फिरौन खाफरे का सिर है और यह सूर्योदय की ओर मुख किए हुए अपने पिरामिड की रक्षा कर रहा है। स्फिंक्स दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। मूल रूप से इसकी न केवल नाक थी, बल्कि इसे रंगा भी गया था। वैज्ञानिकों ने इसके चेहरे के लाल रंग के निशान खोजे हैं। तो सबसे अधिक संभावना है कि स्फिंक्स को लाल रंग से रंगा गया था। इसके शरीर पर पीले और नीले रंग के अवशेष भी मिले हैं। मूर्ति निश्चित रूप से उबाऊ नहीं थी। लगभग 1800 तक स्फिंक्स अपने कंधों तक दफन था, जब तक कि 160 पुरुषों की टीम के साथ एक साहसी ने इसे खोदकर बाहर नहीं निकाला। चलिए वापस निर्माण पर चलते हैं। मजदूरों को पत्थर के ब्लॉकों की जरूरत थी। 2 मुख्य जगहें थीं जहां से पत्थर मिलते थे। एक स्रोत साइट के पास था, लेकिन वह जीवाश्म वाला पीला पत्थर केवल पिरामिड के अंदर के लिए सही था। बाहरी हिस्से के लिए चूना पत्थर के ब्लॉकों को 8 मील दूर से 30 फीट लंबी स्लेज पर लाया गया था।
जाहिर है उन्हें खींचना बहुत मुश्किल नहीं था। सही मात्रा में पानी के साथ मिली रेत काफी फिसलन भरी थी और 10 लोग इतने वजन वाले पत्थर के साथ भी स्लेज को हिला सकते थे। आश्चर्यजनक रूप से चूना पत्थर के ब्लॉक को काटना सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। जब यह जमीन में था तो यह नरम था और इसे अपेक्षाकृत आसानी से विभाजित किया जा सकता था, लेकिन हवा के संपर्क में आने के बाद चूना पत्थर सख्त हो जाता है। तो सबसे कठिन हिस्सा ब्लॉकों को आकार देना था। वह कदम महत्वपूर्ण था क्योंकि छोटी सी भी अशुद्धि पूरे पिरामिड के ढहने का कारण बन सकती थी। तो ठीक है, उन चूना पत्थरों का खनन किया गया, स्लेज पर ले जाया गया, आकार दिया गया और फिर क्या? उन्हें जगह पर कैसे रखा जा सकता था? खैर, यह अभी भी एक रहस्य है। पुरातत्वविदों को एक रैंप प्रणाली के अवशेष मिले हैं जो पिरामिड निर्माण काल के हैं। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः मिस्र वासियों ने भारी पत्थरों को ले जाने के लिए एक अनूठी रैंप प्रणाली बनाई थी। आम राय है कि पिरामिड के चारों ओर कई रैंप थे। पिरामिड के पत्थरों के ऊपर बने इसके प्रत्येक तरफ 2 सीढ़ियों वाला एक केंद्रीय रैंप रहा होगा। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता जा रहा था, रैंप भी बढ़ता जा रहा था। लोग लकड़ी के स्लेज पर पत्थर खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे होंगे। लेकिन यह विकल्पों में से सिर्फ एक है। अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि रैंप पिरामिड के चारों ओर थे और कुछ कहते हैं कि वे अंदर थे। शायद हमें कभी पक्के तौर पर पता न चले और यह हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा। पिरामिड के बाहरी चूना पत्थर को रेत और पत्थर से तब तक चमकाया गया जब तक कि वह चमक न उठा। ऊपर सोने और चांदी का एक कैपस्टोन था जो मिस्र के ऊपर दूसरे सूरज की तरह चमकता था। तो 5000 साल पहले ऐसा ही था। अब अंदरूनी हिस्से के बारे में। हैरानी की बात है कि पिरामिड के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। इसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ ठोस पत्थर है जिसमें बहुत कम खुली जगह है। लेकिन चलिए अंदर एक नजर डालते हैं। प्रवेश द्वार से 2 सीढ़ियां हैं, एक नीचे जा रही है और दूसरी ऊपर। वे हमें कक्षों तक ले जाती हैं। अंदर उनमें से 3 हैं। अब ऐसा क्यों है? जाहिर है पूरे निर्माण के दौरान हर समय एक दफन कक्ष तैयार रखना पड़ता था ताकि निर्माण खत्म होने से पहले फिरौन के चल बसने पर काम आए। इसलिए जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ा, एक के बाद एक अलग कक्ष बनाए गए। उनमें से आखिरी मुख्य था। इसे किंग्स चैम्बर कहा जाता है। ये वही है जहां खुफू आराम कर रहे हैं। यह पिरामिड के बिल्कुल केंद्र में सबसे बड़ा कमरा है और वहां तक जाने का एक बड़ा रास्ता है। इसका उपयोग संभवतः अंदरूनी हिस्से के निर्माण के लिए ग्रेनाइट को ऊपर ले जाने वाली लिफ्ट के रूप में किया गया था। पिरामिड ढह न जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए ग्रेनाइट का उपयोग सपोर्ट बीम की 5 मंजिलें बनाने के लिए भी किया गया था। और हम देख सकते हैं कि इसने काम किया क्योंकि यह सदियों से खड़ा है। दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी कक्ष की दीवारों पर चित्रलिपि नहीं है। यदि आप लेख देखना चाहते हैं तो आपको पिरामिडों के पास सजे हुए मकबरों में जाना चाहिए। कला के वे नमूने प्राचीन मिस्र की संस्कृति और दैनिक जीवन का चित्रण हैं। ग्रंथ शोधकर्ताओं को उनकी भाषा और व्याकरण का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। पिरामिडों में जो खजाने कभी थे उन्हें लोगों ने ले लिया है। पिरामिडों के अंदर कई गुप्त सुरंगें और रास्ते भी हैं, लेकिन आज भी कोई भी अंदरूनी हिस्से की पूरी योजना नहीं जानता। वैज्ञानिक कई सालों से कैमरों के साथ छोटे रोबोट अंदर भेज रहे हैं, लेकिन पिरामिडों के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। अब वे अंदर जाए बिना बाहर से पिरामिडों को स्कैन करने के लिए एक्स-रे का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, प्राचीन मिस्र वासियों ने एक ऐसा रहस्य बनाया जिसे 5000 सालों से कोई भी सुलझा नहीं पाया है।